स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की गहराई में उतर रहे हैं। इस किताब का एक दावा काफी शॉकिंग वाला है कि अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर हो तो साल के अंत तक 37 गुना बेहतर बन सकता है। तो आज हम इसी किताब की मुख्य रणनीतियों और इसके पीछे के विचारों को खंगालने वाले हैं, हमारे पास जो भी रिव्यूज और जानकारी है उसके आधार पर। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब उन आम सेल्फ हेल्प किताबों जैसी नहीं है जो बस बड़े लक्ष्य साधो या मोटिवेट रहो इसी पर टिकी रहती हैं। क्लियर का जोर सिस्टम बनाने पर है, और वो भी रोज की छोटी छोटी, लगभग न देखने वाली आदतों पर। उनका तर्क सीधा है। बड़े नतीजे किसी एक दिन के बड़े काम से नहीं, बल्कि लगातार की गई छोटी आदतों के जमा होने से आते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे चक्रवर्ती ब्याज काम करता है। हाँ, ये चक्रवृद्धि वाला आइडिया तो कमाल का है। छोटी छोटी चीजें जुड़कर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। और इसी को किताब ने एक बहुत ही साफ ढांचे में पेश किया है। मतलब पूरी किताब बस 4 नियमों के आसपास घूमती है। व्यवहार बदलने के 4 नियम। पहला, इसे स्पष्ट बनाओ। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ। तीसरा, इसे आसान बनाओ। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ। ये चारों मिलकर ही आदतों को बनाने या तोड़ने का पूरा खेल समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे परत दर परत खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है छोटी आदतों की इस हैरत अंगेज ताकत से। पहला चैप्टर इसी बारे में है ना, चक्रवृद्धि विकास। सही कहा। पहला चैप्टर यही बुनियाद रखता है कि छोटी आदतें, अच्छी हों या बुरी, वो वक्त के साथ जुड़ती जाती हैं और आखिर में हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। रोज 1% सुधार मतलब साल में जबरदस्त तरक्की, और वहीं रोज 1% गिरावट वो धीरे धीरे आपको नीचे ले जाती है। इसका वो क्लासिक उदाहरण भी देते हैं ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। कैसे उन्होंने हर छोटी छोटी जगह मामूली सुधार करके पूरा खेल बदल दिया। यह हमें सिखाता है कि लंबे समय में लगातार बने रहना वो मोटिवेशन के अचानक आने वाले झटकों से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये दिलचस्प है। मतलब छोटी चीजों पर फोकस करके इतने बड़े नतीजे। लेकिन किताब सिर्फ बाहरी एक्शन की बात तो नहीं करती होगी। चैप्टर 2 में वो पहचान आधारित आदतों की बात है, वो मुझे लगता है ज्यादा गहरी बात है। बिल्कुल। और ये शायद इस किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया है। देखिए, ज्यादातर लोग आदतों को नतीजों से जोड़ते हैं। मुझे वजन कम करना है या मुझे किताब लिखनी है। क्लियर कहते हैं कि असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान बदलते हैं। लक्ष्य ये नहीं कि वजन कम करना है, लक्ष्य है मैं एक सेहतमंद इंसान हूं बनना। तो ये सिर्फ लक्ष्य तय करने से अलग कैसे हुआ? हाँ, यहाँ ये बात आकर्षक है कि हर बार जब आप कोई आदत करते हैं ना, तो आप असल में उस पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। जैसे कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है और वो सिगरेट का ऑफर ठुकरा देता है, तो वो असल में मैं स्मोकर नहीं हूं वाली पहचान को पक्का कर रहा है। ये सिर्फ बर्ताव बदलने की टेक्निक नहीं है, ये सोचने का पूरा तरीका बदल देता है। आप लक्ष्य के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप सबूत जमा कर रहे हैं कि आप वो इंसान हैं जो आप बनना चाहते हैं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। अच्छा, इस पहचान और बर्ताव के पीछे का साइंस क्या है? चैप्टर 3 शायद इसी पर है, वो हैबिट लूप वाली बात। हाँ, हैबिट लूप को समझना ही इन 4 नियमों को इस्तेमाल करने की चाबी है। क्लियर इसे 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है संकेत, क्यू, वो ट्रिगर जो आदत शुरू करता है, जैसे फोन बजा। दूसरा है इच्छा, क्रेविंग, उस संकेत से जुड़ी चाहत, जैसे जानना कि किसका फोन है। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, असली आदत यानी फोन उठाना। और चौथा है पुरस्कार, रिवॉर्ड, उस काम से मिली संतुष्टि, जैसे जानकारी मिल गई। ये साइकिल हमारे दिमाग में लगातार चलती रहती है, ज्यादातर तो हमें पता भी नहीं चलता। और इन्हीं 4 स्टेप्स को समझकर हम आदतों को बदल सकते हैं। यहीं से पहला नियम आता है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसमें चैप्टर 4 से 7 तक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है जागरूकता। जी, कई आदतें इतनी ऑटोमेटिक होती हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते। उन्हें बदलने के लिए पहले उन्हें पहचानना जरूरी है। चैप्टर 4 इसी पर जोर देता है। क्लियर एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाने को कहते हैं। मतलब अपनी रोज की आदतें लिखो और देखो कि वो मदद कर रही हैं प्लस, नुकसान कर रही हैं माइनस, या न्यूट्रल इक्वल टू हैं। ये बस अपनी आदतों को देखने का एक सरल तरीका है। अच्छा, मतलब अपनी आदतों को लेकर होश में आना। और स्पष्टता बढ़ाने का एक और तरीका चैप्टर 5 में है, क्रियान्वयन की मंशा या इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। ये क्या चीज है? ये धुंधले इरादों को ठोस प्लान में बदलने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं कसरत करूंगी, आप एक पक्का प्लान बनाते हैं। मैं ये काम इस समय पर
इस जगह करूंगी। जैसे मैं कल सुबह 7 बजे अपने लिविंग रूम में 15 मिनट योगा करूंगी। रिसर्च बताती है कि ऐसे पक्के प्लान आदत अपनाने की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देते हैं। यानी इरादे को बिल्कुल साफ और एक्शन लेने लायक बनाना। लेकिन क्या सिर्फ प्लान बनाना काफी है? चैप्टर 6 तो माहौल यानी पर्यावरण के महत्व पर जोर देता है। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। क्लियर का तर्क है कि हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं, जबकि हमारा माहौल हमारे बर्ताव पर कहीं ज्यादा असर डालता है। कामयाब लोग ज्यादा इच्छा शक्ति वाले नहीं होते। वो ऐसा माहौल बनाते हैं जहां अच्छी आदतें करना आसान हो जाए। जैसे ज्यादा पानी पीना है तो डेस्क पर बोतल रख लो। ये इच्छा शक्ति का खेल कम, माहौल के डिजाइन का खेल ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि बुरी आदतों से बचने का सबसे अच्छा तरीका लालच से लड़ना नहीं, बल्कि उसे माहौल से ही गायब कर देना है। चैप्टर 7 शायद इसी आत्मनियंत्रण का राज की बात करता है। बिल्कुल सही। आत्मनियंत्रण का राज विरोध करना नहीं, बचना है। बुरी आदतों के जो संकेत हैं उन्हें अदृश्य बना दो। टीवी ज्यादा देखते हैं, रिमोट छुपा दो। जंक फूड खाते हैं, घर में रखो ही मत। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हम अपनी इच्छा शक्ति पर कुछ ज्यादा ही निर्भर करते हैं, जबकि हमें अपने माहौल को बदलने पर ध्यान देना चाहिए? ये तो सोचने वाली बात है। विल पावर तो खत्म हो सकती है, पर माहौल तो कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर। इसे आकर्षक बनाए, मेक इट अट्रैक्टिव। चैप्टर 8 से 10। आदत साफ हो गई, अब उसे आकर्षक बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आदतें चलती हैं डोपामाइन से। जब कोई काम मजेदार या आकर्षक लगता है तो हम उसे दोबारा करना चाहते हैं। चैप्टर 8 में इसका एक बड़ा मजेदार तरीका है, प्रलोभन बंडलिंग या टेम्पटेशन बंडलिंग। हाँ, ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा था। आइडिया ये है कि जो काम आप करना चाहते हैं, जैसे अपना फेवरेट शो देखना, उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो आपको करना चाहिए, जैसे कसरत करना। तो आप नियम बना लेती हैं कि शो सिर्फ ट्रेडमिल पर चलते हुए ही देखूंगी। बिल्कुल, ये चाहिए वाले काम को ज्यादा लुभावना बना देता है। और आकर्षण सिर्फ अपनी पसंद नापसंद तक ही नहीं है। चैप्टर 9 याद दिलाता है कि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम अनजाने में ही उन लोगों की आदतें कॉपी करते हैं जिनके हम करीब हैं। परिवार, दोस्त, जिनकी हम नकल करते हैं, जो बहुमत में है, हमारी संस्कृति, और जो शक्तिशाली हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं। इसलिए ऐसे ग्रुप में शामिल होना जहां आपका चाहा हुआ बर्ताव नॉर्मल हो, आदत अपनाने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। यानी अपनी संगत ध्यान से चुनना। और चैप्टर 10 बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाने की बात करता है। वो कैसे करें? ये माइंडसेट बदलने की बात है। हमें बुरी आदत से जुड़े नेगेटिव नतीजों पर ध्यान देना सीखना होगा। जैसे स्मोकिंग को आराम करने का तरीका समझने के बजाय उसे फेफड़ों को खराब करना और जल्दी बूढ़ा होने का तरीका समझे। और इसी तरह अच्छी आदतों के फायदे देखने। मुझे वर्कआउट करना है, ये बोझ लगता है, सोचे मुझे एनर्जी पाने और स्ट्रेस कम करने का मौका मिल रहा है। ये सोच बदलने से ही अंदर का विरोध कम हो जाता है। हाँ, ये सोच का बदलाव तो बहुत जरूरी लगता है। चलिए अब तीसरे नियम पर आते हैं। इसे आसान बनाए, मेक इट इजी। चैप्टर 11 से 14। इसका क्या मतलब है? मूल सिद्धांत ये है कि इंसान, मतलब हम सब, स्वाभाविक रूप से कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। तो अच्छी आदतें बनानी है तो उन्हें जितना हो सके आसान बनाना होगा। चैप्टर 11 याद दिलाता है कि परफेक्शन के पीछे भागने से अच्छा है कि दोहराव पर ध्यान दें। कई बार हम सही तरीका या सही वक्त ढूंढने में इतना फंस जाते हैं कि शुरू ही नहीं कर पाते। क्लियर गति यानी प्लान बनाना सीखना और क्रिया यानी असल में करना में फर्क बताते हैं। नतीजा तो क्रिया से ही आता है। और इस क्रिया को आसान बनाने के लिए चैप्टर 12 न्यूनतम प्रयास के नियम की बात करता है। मतलब अच्छी आदतों के रास्ते से रुकावटें हटाओ और बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें डालो। एकदम सही। अच्छी आदतों के लिए फ्रिक्शन यानी घर्षण कम करो। रोज सुबह कसरत करनी है, रात को ये कपड़े निकाल कर रख लो। बुरी आदतों के लिए घर्षण बढ़ाओ, फोन कम इस्तेमाल करना है, उसे दूसरे कमरे में रख दो। जितना आसान होगा उतना ज्यादा चांस है कि आप वो काम करोगे। इसी से जुड़ा चैप्टर 13 का 2 मिनट का नियम भी बड़ा प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, ये शुरुआती हिचक तोड़ने का गजब का तरीका है। कोई भी नई आदत शुरू करनी है, उसे इतना छोटा कर दो कि 2 मिनट से कम में हो जाए। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना, ये भारी लग सकता है। आदत बनाओ रोज रात को सोने से पहले 1 पन्ना पढ़ना, या रोज योगा करना के बजाय योगा मैट बिछाना। एक बार शुरू कर दिया ना तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। वो छोटी सी शुरुआत मोमेंटम बना देती है। ये बस शुरू कर दो वाली सोच को बढ़ावा देता है। और चैप्टर 14 में प्रतिबद्धता उपकरण यानी
कमिटमेंट डिवाइसेस की बात है। ये क्या होते हैं? ये वो तरीके हैं जिनसे आप अपने भविष्य के बर्ताव को आज ही लॉक कर देते हैं। आप आज एक ऐसा फैसला लेते हैं जो भविष्य में आपके अच्छे बर्ताव को पक्का करता है और बुरे बर्ताव को मुश्किल या नामुमकिन बना देता है। जैसे वजन कम करने के लिए छोटी प्लेटें खरीदना या किसी प्रोजेक्ट पर फोकस करने के लिए इंटरनेट ब्लॉक करने वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना। ये आपको आपकी ही कमजोरियों से बचाते हैं एक तरह से। तो ये थे आदत को आसान बनाने के तरीके। अब आता है चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। चैप्टर 15 से 17। आदत को संतोषजनक बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा दिमाग बना ही ऐसे है कि उसे तुरंत संतुष्टि चाहिए। हम वही काम दोहराते हैं जिनसे हमें फौरन अच्छा महसूस होता है। दिक्कत यह है कि कई अच्छी आदतें जैसे कसरत या बचत, इनका इनाम भविष्य में मिलता है, जबकि बुरी आदतें जैसे जंक फूड या स्मोकिंग, इनका इनाम तुरंत मिलता है। इसलिए हमें अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाने के तरीके ढूंढने होंगे। लेकिन ये कैसे करें, खासकर तब जब असली फायदा तो बहुत बाद में मिलेगा? चैप्टर 15 और 16 इसी पर हैं। एक तरीका है आदत पूरी करने के तुरंत बाद खुद को एक छोटा सा इनाम देना, जैसे हेल्दी खाना खाया तो अपना फेवरेट गाना सुन लिया। दूसरा बहुत पावरफुल तरीका है हैबिट ट्रैकिंग, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, जैसे कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाना जब आप आदत पूरी करते हैं। ये जो दिखती हुई प्रोग्रेस है ना, ये अपने आप में एक इनाम है और ये इच्छा जगाती है कि चेन न टूटे। ये फौरन संतुष्टि देती है और मोटिवेटेड रखती है। ये प्रगति को आंखों के सामने लाने का तरीका है। और चैप्टर 17 जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के महत्व पर जोर देता है। हाँ, जब हमें पता होता है कि कोई और हमारी प्रोग्रेस देख रहा है तो हम पटरी पर बने रहने की ज्यादा कोशिश करते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना या किसी ग्रुप में अपनी प्रोग्रेस शेयर करना बहुत असरदार हो सकता है। फेल होने का सामाजिक डर, भले ही वो हल्का हो, हमें मोटिवेट रखता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये चारों नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं हैं, ये एक पूरा मॉडल है जिससे टिकाऊ आदतें बनती हैं। इन 4 मुख्य नियमों के अलावा किताब कुछ एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज पर भी बात करती है, जैसे चैप्टर 18 टैलेंट और आदतों के रिश्ते पर। हाँ, वो ये मानता है कि हमारे जीन्स और हमारी नेचुरल क्षमताएं मायने रखती हैं। हर कोई हर चीज में बेस्ट नहीं बन सकता, लेकिन हमारी आदतें तय करती हैं कि हम अपनी नेचुरल काबिलियत का कितना फायदा उठाते हैं। कामयाबी की चाबी उन एरिया में आदतें बनाना है जो आपकी नेचुरल शक्तियों से मेल खाती हों। और चैप्टर 19 गोल्डीलॉक्स नियम की बात करता है। ये क्या है? ये कहता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करता है जब वो ऐसे काम कर रहा हो जो उसकी अभी की काबिलियत के बिल्कुल किनारे पर हो। न बहुत आसान जिससे बोरियत हो और न बहुत मुश्किल जिससे निराशा हो। लंबे समय तक मोटिवेटेड रहने के लिए हमें लगातार ऐसी चुनौतियां ढूंढनी चाहिए जो बस ठीक ठीक हों। ये हमें एक जगह अटकने, प्लेटो से बचाता है और लगातार सुधार करने में मदद करता है। लेकिन क्या अच्छी आदतों का भी कोई नेगेटिव साइड हो सकता है? चैप्टर 20 इस बारे में सावधान करता है। हाँ, आदतें दो-धारी तलवार हो सकती हैं। जब वो बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो हम सोचना बंद कर सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। हम सुधार करना बंद कर देते हैं क्योंकि हम ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं। इसका हल है कि समय समय पर अपनी आदतों को रिव्यू करें और उनमें सुधार के तरीके खोजें। मास्टरी के लिए होश बनाए रखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर किताब का निचोड़ यही लगता है कि छोटे एटम जैसे बदलाव मिलकर बड़े चक्रविधि नतीजे देते हैं। और ये सिर्फ लक्ष्य पाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस तरह का इंसान बनने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो अपने आप उन लक्ष्यों को पा लेता है। बिल्कुल। रिव्यूज में भी इसे लगातार इसीलिए सराहा गया है क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, साइंस पर आधारित है और लागू करना आसान है। ये लगभग हर किसी के काम आ सकती है जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन हाँ, इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है। कामयाबी के लिए लगातार कोशिश और सब्र चाहिए। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो हमने देखा कि एटॉमिक हैबिट्स कैसे व्यवहार बदलने के लिए एक बहुत ही ताकतवर फ्रेमवर्क देती है, जो 4 सीधे साधे नियमों पर टिका है: स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। ये हमें सिखाती है कि बड़े बदलावों के लिए बड़ी छलांगों की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे लगातार कदमों की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है? शायद यही कि हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे छोटे, संभाले जा सकने वाले हिस्सों में तोड़ने की कला सीखनी चाहिए। निश्चित रूप से।
और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। आज हम अपने माहौल में ऐसा कौन सा एक छोटा सा, लगभग न दिखने वाला बदलाव कर सकते हैं जो हमें अपनी मनचाहे पहचान की तरफ हल्का सा धकेल दे, बिना हमें हर पल उस आदत के बारे में सोचना पड़े। शायद वो सुबह उठते ही जूतों को दरवाजे के पास रखना हो, या काम शुरू करने से पहले बस डेस्क साफ करना। वो एक छोटा सा आसान सा बदलाव क्या हो सकता है जो आगे चलकर बड़े बदलाव की नींव रख दे।